नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टर्न फॉर जीके में। तो आज के इस वीडियो में हम जो भी नया मंत्रिमंडल बना है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में मैं को बताऊं। तो पहले हम मंत्रि परिषद का जो संविधान में वर्णन है वह देख लेते हैं। इस संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है मंत्रि परिषद के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में। उसके बाद हम मंत्रियों के प्रकार देख लेंगे। मंत्रियों के प्रकार में हम जो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में अंतर क्या होता है वह पढ़ेंगे। उसके बाद जो 2024 का नया मंत्रिमंडल बना है यह देखेंगे। वर्तमान में मंत्रियों की संख्या क्या है वह पढ़ेंगे। सबसे बुजुर्ग कैबिनेट मंत्री कौन है, सबसे युवा कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं, यह देखेंगे। इसके बाद हम और भी तथ्य देखेंगे कि जैसे इस बार के मंत्रिमंडल में महिलाएं कितनी हैं, ओबीसी, एससी और एसटी की संख्या कितनी है। इसके बाद जैसा कि आपको पता ही है कि इस बार एनडीए की सरकार बनी है, बीजेपी ने अपने सहयोगी पार्टियों के साथ सरकार बनाई है, तो सहयोगी पार्टियों के मंत्रियों की संख्या कितनी है यह हम देखेंगे। उसके बाद हम भारत में स्वतंत्रता के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना था वह देखेंगे और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे। तो इतना कुछ आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आप देख ही रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम वो सारे फैक्ट कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हम मंत्रिमंडल के बारे में। तो ही उसके साथ आप देख रहे हैं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वह मैं आपको बताऊंगा, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे देखते हैं कि मंत्रि परिषद का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो अनुच्छेद 74 में इसका वर्णन है, बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रि परिषद होगा जो अपने कार्यों के निर्वहन में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसमें बताया गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए। और आपको पता है कि हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति है यह तो केवल नाम मात्र का मुखिया है, असली मुखिया कौन है तो प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रि परिषद होगा, यह अनुच्छेद 74 में बताया गया है। और अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया है तो अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान बताए गए हैं। कौन कौन से, जैसे कि नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। में बताया गया है कि जो नियुक्ति होगी ना मंत्रि परिषद में मंत्रियों की, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और उसके बाद प्रधानमंत्री बताएगा कि कौन कौन से मंत्रियों की नियुक्ति करनी है। तो प्रधानमंत्री के सहायता के द्वारा यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद है कि संख्या कितनी होगी, यानी कि जो भी मंत्री होंगे इनकी संख्या कितनी होगी। तो मंत्रि परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। याद रखिएगा कितने प्रतिशत से, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसके 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए तो लोकसभा की कुल संख्या के। जैसे अभी वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को चुना गया है तो आपको पता है 543 सदस्यों को चुना गया है। तो इसका 15% कितना होता है तो इसका 15% आप निकालेंगे तो लगभग 81 के करीब आएगा। तो 81 सदस्यों से ज्यादा यानी कि 81 मंत्रियों से ज्यादा मंत्रि परिषद में मंत्री नहीं बन सकते। ऐसा कहाँ पर कहा गया है, यह न 2003 में 91 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो गठबंधन की सरकार जब बनती थी सभी को मंत्री बनना है तो कितने भी मंत्री बन जाते थे, क्योंकि सभी को कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री बनना होता है। इस प्रकार तो कितने भी मंत्री बन सकते हैं। लेकिन इसको रोकने के लिए क्या किया गया कि 91 संविधान संशोधन किया गया। इसके द्वारा
यह अधिनियम जोड़ा गया कि जो भी लोकसभा की कुल संख्या होगी ना उसके के 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते। याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट प्रावधान है और यह 2003 में 91 अमेंडमेंट के तहत इस अधिनियम को जोड़ा गया है। यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया है, पद धारण यानी कि टेनर कितना रहेगा। तो जो मंत्री है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। प्रसाद पर्यंत यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तो इच्छा का मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति कभी भी हटा देगा। राष्ट्रपति संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। उसके बाद है उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इसका तात्पर्य यह है कि सभी मंत्री अपने सभी भूल और कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे। ऐसा नहीं है कि शिक्षा मंत्री ने कोई अगर गलत काम किया तो बाकी के मंत्री उसके लिए उत्तरदायी नहीं है पूरा का पूरा मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उसकी जिम्मेदारी लेगा यानी कि सभी लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उसके बाद है शपथ यानी कि इन्हें ओथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। या आपने देखा होगा अभी न्यूज़ में कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री और मंत्रियों को डोट शपथ दिलाई थी। उसके बाद है योग्यता कितनी होनी चाहिए मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने के लिए। तो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को संसद का सदस्य होना चाहिए। अगर वह नहीं है तो 6 महीने में सदस्य बनना अनिवार्य होगा। आपने देखा होगा कि इस बार क्या बहुत बार ऐसे मंत्री बना दिए जाते हैं जो कि चुनाव नहीं जीतते होते। बार भी आपने देखा होगा कि कई ऐसे मंत्री बने हैं जो कि लोकसभा का चुनाव हार गए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा संविधान में प्रावधान है कि किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि अगर कोई चुनाव नहीं यानी कि अगर वह संसद के ना तो लोकसभा में है ना राज्यसभा में है तो 6 महीने के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। ज्यादातर क्या होता है कि जो लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं ना सरकार क्या करती है उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना देती है 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर अगर वह राज्यसभा के भी सदस्य बन जाए तब भी वह इसके योग्य हैं, क्योंकि यह बताया गया है कि जब वह मंत्री परिषद में मंत्री की शपथ लेंगे उसके बाद 6 महीने के अंदर उनका सदस्य बनना अनिवार्य है। सदस्य कहाँ पर ना अनिवार्य है तो संसद का। और संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो या तो वह लोकसभा के सदस्य बन जाएं या राज्यसभा के सदस्य बन जाएं, लेकिन 6 महीने के अंदर उनका सदस्य बनना अनिवार्य है। इसके बाद आगे है मंत्रियों के प्रकार। तो मंत्रियों के प्रकार में आप देखेंगे कि 3 प्रकार के मंत्री हैं। एक है कैबिनेट मंत्री, दूसरे हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और तीसरे हैं राज्य मंत्री। तो देखिए इन तीनों में अंतर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना ये डायरेक्ट रिपोर्ट किसको करते हैं तो प्रधानमंत्री को करते हैं। और जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं इन्हीं के अधीन होते हैं। कैबिनेट मंत्री के अधीन जैसे जो भी मंत्रालय आप देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये अपने मंत्रालय के हेड होते हैं। और यह रिपोर्ट किसको करते हैं तो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इनकी सहायता के लिए राज्य मंत्रियों को भी नियुक्त किया जाता है। राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं यह कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। यह कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट देते हैं। जैसे मान लीजिए विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है तो कौन है एस जयशंकर। तो यह कैबिनेट मंत्री हैं। इनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं। राज्य मंत्री क्या करेंगे, कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट देंगे। और कैबिनेट मंत्री किसको रिपोर्ट देंगे तो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देंगे। याद रखिएगा राज्य मंत्री डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट नहीं देते, किसको रिपोर्ट देते हैं यह कैबिनेट मंत्री के की जवाबदेही होती है। कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री को जवाब देता है और इसी प्रकार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। इंडिपेंडेंट जॉर्ज राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होते हैं तो इनको जो छोटे मोटे
मंत्रालय होते हैं, ना वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को सौंप दिए जाते हैं। राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में अंतर क्या है? यह भी कैबिनेट मंत्री की तरह ही होते हैं, पर अगर आप रैंकिंग में हैं तो कैबिनेट मंत्री सबसे ऊपर होगा, उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आएगा, उसके बाद राज्य मंत्री आता है। इनकी पावर भी कैबिनेट मंत्री की तरह होती है, लेकिन जो राज्य मंत्री होते हैं यह किसके प्रति जवाबदेही होते हैं? कैबिनेट मंत्री के प्रति ना, लेकिन जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। ये कैबिनेट मंत्री के भार से मुक्त होते हैं, भार से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के ऊपर कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं होता। यह भी डायरेक्ट प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करते हैं। याद रखिएगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जैसे कोई छोटा मटा मंत्रालय होता है ना, वह इनको दे दिया जाता है और यह डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री में अंतर क्या है। इसके बाद ये देखते हैं, तो आगे हम देखते हैं इस बार मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी है। तो देखिए, एक तो प्रधानमंत्री हो गए ना, उसके बाद 30 कैबिनेट मंत्री बने हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 5 बने और राज्य मंत्री कितने बने हैं? तो 36 राज्य मंत्री बने हैं। तो टोटल कितने मंत्री परिषद में मंत्री हैं? तो 72 हैं। प्रधानमंत्री को इंक्लूड करके कितने बने हैं? मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी है? तो 72 है, याद रखिएगा। और बन कितने सकते हैं? तो 81 मंत्री इस बार बन सकते हैं, जिसमें से 72 बनाए गए हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे अब हम जो नया मंत्रिमंडल बना है ना, उनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन मंत्री बना है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तो इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है? सबसे पहले तो ये प्रधानमंत्री हैं, यानी कि सभी सदस्यों ने इन्हें अपना नेता चुना है, ये प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, यह किसके अधीन है? तो प्रधानमंत्री के अधीन है। परमाणु ऊर्जा विभाग भी प्रधानमंत्री के अधीन है। अंतरिक्ष विभाग भी प्रधानमंत्री के अधीन है। और सभी महत्वपूर्ण जो नीतिगत मुद्दे हैं यह भी प्रधानमंत्री के अधीन है, ये आप याद रखिएगा। और सभी महत्वपूर्ण जो नीतिगत मुद्दे हैं यह भी प्रधानमंत्री के अधीन है, ये आप याद रखिएगा कि अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय किसके अधीन है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अधीन है। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है, यह तो आपको याद ही हो गया होगा, बहुत बार इन्हें रक्षा मंत्री बनाया जा चुका है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने हैं। और अमित शाह पहले की ये गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं। पहले भी ये गृह मंत्री थे और सहकारिता मंत्री थे, इन्हें दोबारा गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बनाया गया है। नितिन गडकरी जी, बब द बिल्डर, यह भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बने हैं। मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज बने हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसमें, इस मंत्रालय में, तो इन्हें दोबारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बनाया गया है। इसके बाद आगे हैं तो जगत प्रकाश नड्डा, ये इस बार नया कैबिनेट मंत्री बने हैं। पिछली बार यह बीजेपी के अध्यक्ष थे, पर इन्हें इस बार स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो जगत प्रकाश नड्डा। और इन्हें रसायन और उर्वरक मंत्री भी बनाया गया है। मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज भी बनाया गया है। याद रखिएगा, ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन्हें इस बार स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। पिछली बार इनकी कैबिनेट में जगह नहीं थी, यह बीजेपी के अध्यक्ष थे, और इस बार इन्हें हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। उसके बाद है पीयूष गोयल, तो पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दिया गया है, यह मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, याद रखिएगा। बाद आगे देखते हैं तो ललन सिंह को पंचायती राज मंत्री, पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय दिया गया है। पिछली बार यह भी मंत्री नहीं थे, इस बार इन्हें पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया है। इसके बाद है निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी को वित्त मंत्री फिर से बना दिया गया है और यह कॉरपोरेट मामलों की भी मंत्री हैं। याद रखिएगा, इन्हें वित्त
मंत्रालय दिया गया है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और कॉरपोरेट मामलों की भी यह मंत्री है। तो ललन सिंह को पंचायत राज मंत्री बनाया गया है, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया है और निर्मला सीतारमण जी को वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री बनाया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो अश्विनी वैष्णव पहले भी इन्हें रेल मंत्रालय दिया गया था, इस बार भी इन्हें रेल मंत्री बनाया गया है। तो इनके पास 3 मंत्रालय हैं। इन्हें रेल मंत्री भी बनाया गया है, इन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बनाया गया है, इन्हीं को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री भी बनाया गया है। तो 3 मंत्रालय इनके अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो तीनों मंत्रालय किसके अधीन आते हैं? तो अश्विनी वैष्णव के अधीन आते हैं। इसके बाद अगले मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो पहले यह नागरिक उड्डयन मंत्री थे, लेकिन इस बार इन्हें संचार मंत्री बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन्हें दी गई है, इम्पोर्टेंट है संचार मंत्री। किसे बनाया गया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है। बाद CR पाटिल यह जल शक्ति मंत्री बने हैं, यह भी इम्पोर्टेंट मंत्रालय है। तो जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? तो CR पाटिल बने हैं। इसके बाद अगला नाम है किंजरापू राम मोहन नायडू, इन्हें नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दी गई है। पिछली बार जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे ना, यह नागरिक उड्डयन मंत्री थे, लेकिन इस बार नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? इस बार नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार बने हैं। इसके बाद आगे है HD कुमार स्वामी। तो HD कुमार स्वामी को इस्पात मंत्री बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इन्हें दी गई है। के बाद है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान इम्पोर्टेंट नेम है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस बार इन्हें कृषि मंत्रालय दिया गया है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बने हैं, याद रखिएगा। और इसी के साथ इन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय भी दिया गया है। 2 मंत्रालय इन्हें दिए गए हैं। कौन कौन से? एक तो कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बने हैं। दूसरा ग्रामीण विकास मंत्री बने हैं। कौन बने हैं? शिवराज सिंह चौहान बने हैं। पहले यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय दिया गया है, ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दिया गया है, याद रखिएगा। तो इसके बाद अगले मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी के पास पहले भी पेट्रोलियम मंत्रालय था, इस बार भी यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बने हैं। कौन है हरदीप सिंह पुरी? इसके बाद अगले मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो डॉक्टर मनसुख मांडविया इस बार श्रम एवं रोजगार मंत्री इन्हें बनाया गया है, और यह युवा मामले एवं खेल मंत्री भी हैं। इम्पोर्टेंट यह है कि खेल मंत्री कौन है? तो खेल मंत्री कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया यह खेल मंत्री है। इसके बाद अगला नाम है चिराग पासवान। तो चिराग पासवान को इस बार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसे दी गई है? चिराग पासवान को दी गई है। इम्पोर्टेंट नेम है, याद रखिएगा। इन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। बाद आगे चलते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत को पर्यटन मंत्री और सांस्कृतिक संस्कृति मंत्री बनाया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसे दिया गया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया। अगला नाम है जी किशन रेड्डी। तो जी किशन रेड्डी को कोयला मंत्री और खान मंत्री बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस किसे दी गई है? तो जी किशन रेड्डी को दी गई है। अगले मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज किसे दी गई है? तो भूपेंद्र यादव को दी गई है, याद रहे। बाद आगे है अन्नपूर्णा देवी। तो अन्नपूर्णा देवी को क्या बनाया गया है? तो महिला और बाल विकास मंत्री किसे बनाया गया है? अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है। इम्पोर्टेंट नेम है, याद रखिएगा। इसके बाद है गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? गिरिराज सिंह बने हैं।
गराज सिंह के बाद है किरण रिजू, तो किरण रिजू को संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री बनाया गया है। इम्पोर्टेंट यह है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अल्पसंख्यक मंत्री कौन बने हैं, तो किरण रिजू बने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इन्हें दिया गया है, यह इम्पोर्टेंट है। बाद आगे है प्रहलाद जोशी, तो प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री बनाया गया है। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन किसे दिया गया है, तो प्रहलाद जोशी को दिया गया है। और इसी साथ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसका मंत्रालय भी किसे दिया गया है, इसका मंत्रालय भी प्रहलाद जोशी को दिया गया है। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ मर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के भी मंत्री हैं। और उसी के साथ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के भी मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी। अगले मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, तो बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री बने हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ये किसके अंडर आती है, सर्बानंद सोनोवाल इसके मंत्री बने हैं। कैबिनेट मंत्री, तो अभी हम कैबिनेट मंत्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद आगे हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य है ना वह भी साथ में देखेंगे, मतलब कि जो इस बार कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वह भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं वीरेंद्र कुमार खटिक। वीरेंद्र कुमार खटिक को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट किसके अंडर आती है, वीरेंद्र कुमार खटिक। उसके बाद है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी को एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है।